हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। हमारी चल रही है इधर मैथ में पीवाईक्यू सीरीज रेलवे एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, डेली का हम 35 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आज के अपने 35 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया है और आज मैंने क्वेश्चन पे नंबरिंग भी कर दी है, जैसे 1 2 3 4 करके, क्योंकि मेरे को कमेंट्स आ रहा था कि मैम आप क्वेश्चन पे जो है नंबरिंग भी कर दिया करो। ठीक है, तो मैंने नंबरिंग भी कर दी है, इससे आपको पता रहेगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे कि मैम इस वाले क्वेश्चन को आप नेक्स्ट क्लास में समझा दीजिए। ठीक है ना, चलिए यहाँ आते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा, एक खोखला गोलाकार गोला 6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना है। इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रम से 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। गोल का वजन किलोग्राम में कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। तो जो वेट होता है, वेट, ठीक है, मैं पहले आपको लिखवा देती हूँ कुछ चीजें। तो जो वेट होता है वो उसके बराबर क्या होता है बेटा, वेट। ठीक है, वेट मतलब कि वजन, हिंदी वाले वजन लिखेंगे। वेट बराबर आपका होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू का डेंसिटी। ठीक है ना, डेंसिटी क्या होता है बेटा, डेंसिटी होता है घनत्व। वॉल्यूम आयतन हिंदी वाले लिख लेंगे, मैं लिख देती हूँ, चलो। वजन, वेट को बोलते हैं वजन, और वजन बराबर आपका होता है वॉल्यूम मतलब कि आयतन, और इनटू का डेंसिटी मतलब कि घनत्व। ठीक है, तो ये हमारा गोला है, एक खोखलाकार गोला है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक गोला। तो मैंने बनाया ये एक गोला। अब क्योंकि ये खोखला गोला है तो इसके अंदर एक और गोला बना देते हैं छोटा सा। ठीक है ना, अभी अंदर से क्या है, ये वाला पार्ट इसका खाली है, समझ रहे हो ना। ये छोटा वाला गोला हमने बनाया है, ये पार्ट इसका खाली है, तब हम इसे कहेंगे खोखला गोला है। तो मान लो कि इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम इस वाले पार्ट का, इसका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा बेटा, वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर क्यू माइनस का स्मॉल आर क्यू। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इधर। तो क्वेश्चन है हमारा कि खोल का वजन जो है किलोग्राम में कितना है, ये हमसे पूछा है। तो वजन बराबर क्या होगा, वेट बराबर क्या होगा, वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू का कैपिटल आर हमको दे रखा है 9 और स्मॉल आर हमको दे रखा है 8। ठीक है, ये हमको दे रखा है बेटा 8 और ये हमको दे रखा है 9। ठीक है ना, तो 9 का क्यूब और माइनस का 8 का क्यूब, यहाँ करेंगे हम 9 का क्यूब माइनस का 8 का क्यूब, और वजन हमें चाहिए तो इंटू का घनत्व, घनत्व हमारा 6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो 6 से मल्टीपल कर देंगे। अब देखो ग्राम में है, ये ग्राम में है और हमें किलोग्राम में पूछा है, तो ग्राम से किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से हमें इसमें भाग करना पड़ेगा, तो बट्टे 1000। ठीक है ना, ये इसे सॉल्व करना है, हमारा वजन आ जाएगा। तो वजन बराबर यहाँ से जो कटेगा वो काट लेंगे, पहले से लिखना पड़ेगा मेरे को। 4/3 इंटू का 22/7 इंटू का 929 में से 512 217, ये आपका आ जाएगा इंटू का 6/1000। ठीक है, 6/1000। इसे सॉल्व करोगे तो कौन सा आंसर होगा, करना पड़ेगा। यहाँ से 3 दूनी 6 और यहाँ से 7 से 7 दिया और 7 एकन 7, उसके बाद 6 तो 2 जगह आ रहा है बाबा यहाँ से लिखेंगे 31 दूनी 62 और 62 4 दूनी 8, मतलब 8 दूनी 16, कैरी लेंगे आपका 1 आ जाएगा, और 8 6 48 और ये कितना होगा 49, 49 इंटू का 11/1000, ये आ जाएगा आपका वेट। ठीक है ना, इसे करेंगे सॉल्व, इसे सॉल्व करेंगे तो 6 और 9 6 15 के 5 56 आएगा, लास्ट में एक दे रखा है, ये आपका आंसर होगा 54 और 56, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है ना, 3 संख्या पर पॉइंट लगाना है बाबा, 2 के बाद नहीं लगाना है, तो ये आपका आंसर होगा 5.456 किलोग्राम। ठीक है बेटा, ये आंसर हो जाएगा आपका, इसे आप नोट डाउन करेंगे, यहाँ से आप देख लेंगे पूरा क्वेश्चन। ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, इसमें वजन बराबर और ये वाला फॉर्मूला एक इसमें याद रखना है। ठीक है ना, वॉल्यूम बराबर। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अपने वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 भाग पर एक वस्तु को बेचकर शरद को 19% की हानि होती है। यदि वह इसे अपने वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता है तो कितना लाभ या हानि होती होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। मतलब वास्तविक विक्रय मूल्य के, मतलब कि एसपी का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य के 3/8 बराबर कितना आ जाएगा, शरद को 19% की हानि होती है, मतलब कि सीपी का 81%, 19% की हानि हो रही है, तो जो क्रय मूल्य है उसका कितना बचेगा, 81% बचेगा। तो क्रय मूल्य मतलब सीपी का कितना आ जाएगा, 81% हमारा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 3 से इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, ये 27 बार जाएगा।
और यहाँ से मैं CP बट्टे SP रेशियो ले लूँ बेटा, तो CP कितना आ जाएगा 100 और SP कितना आ जाएगा 8 दूनी 16 160 और 8 7 56 216, ठीक है। तो ये आपका 216 आ जाएगा। अब हमसे कहा जा रहा है वास्तविक विक्रय मूल्य के 60% पर बेचता है तो इसका लाभ या हानि कितना होगा। वास्तविक विक्रय मूल्य 216 आया है, इसका 60% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 36, कैरी लेंगे 3, 6 और 3 कितना आ जाएगा 9 और 6 दूनी 12 और पॉइंट आ जाएगा एक संख्या के बाद क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो आपका 129.6 आ जाएगा। कोई वस्तु आपने 100 रुपए में खरीदी थी, 129.6 रुपए में बेच दी है, तो आपको होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना होगा 29.6 का होगा। अब ये प्रॉफिट 100 पर हो रहा है, परसेंटेज हमेशा 100 पे कैलकुलेट होता है, तो यही आपकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगा 29.6% का। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको 100 ही रहने दिया था, यहाँ पर कोई काट कूट नहीं की थी, क्योंकि हमें 100 पर जब हम कैलकुलेशन करते हैं, परसेंटेज में कोई चीज पूछिए तो परसेंटेज हमेशा 100 पे कैलकुलेट होता है, तो इजी हो जाता है। 100 पे जितना ज्यादा कम होगा उतना ही परसेंटेज में बदल जाएगा वो, ठीक है। चलिए, एक लंबवृत्तीय शंकु और एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 7:3 है। बेलन का आयतन 810 सेंटीमीटर क्यूब है, तो शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। एक शंकु है और एक बेलन है हमारे पास में, तो मैंने यहाँ पर बनाया एक शंकु और यहाँ पर मैंने बनाया एक बेलन, ठीक है ना। एक बेलन और एक शंकु, शंकु बोले तो कौन और बेलन बोले तो सिलेंडर। तो इनका ऊंचाइयों का अनुपात मेरे को दे रखा है, हाइट का अनुपात, इनकी हाइट का रेशियो मेरे को दे रखा है 4:3, ठीक है। और इनकी रेडियस का अनुपात मेरे को दे रखा है 7:3। तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है बेलन का, वो क्या होता है, वो होता है पाई r²h, और इसका वॉल्यूम क्या होता है बेटा 1/3 पाई r²h, इसका ये होता है, ठीक है। तो मेरे से कहा जा रहा है कि बेलन का जो वॉल्यूम है वो हमको कितना दे रखा है 810 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। तो यहाँ से इसका जो वॉल्यूम होगा मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ से ये कह सकती हूँ कि इसका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा पाई r² मतलब कि 9 और h मतलब कि 3, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 9 तिया 27, पाई तो इधर भी आएगा, ठीक है ना, इधर करूंगे तो इधर 1/3 इंटू का पाई इंटू का ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 749 इंटू का 4, ठीक है ना, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ 27 पाई, और यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ से कुछ कटेगा नहीं, 3 को इधर ले जाओ, रेशो चल रहा है ना, 3 को इधर ले जाओ, 3 को इधर ले जाएंगे 4 चौक 16 और 9 चौक 36, 196 पाई इधर आ जाएगा। ये रेशो में कर लेती हूँ, पहले इसको भी हटा देती हूँ, ठीक है ना। पहले वॉल्यूम का रेशो ले लेते हैं, 3 इधर जाएगा तो 3 का 9 और 9 में 81 पाई, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। अब पाई से पाई आप काटो, 81 की वैल्यू आपको 810 दे रखी है, 10 गुना है तो इसके कितने आ जाएगी 960 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा 960 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हाइट का है और ये आपका रेडियस का रेशियो है। हमने वॉल्यूम का रेशियो ले लिया, फिर इधर हमने क्या करा बेटा, इधर वॉल्यूम का रेशियो ले लिया, वॉल्यूम का रेशियो लिया 1/3 पाई r²h, पाई r²h, पाई से पाई हम यहाँ काट भी सकते थे, हमने यहाँ पे काटा है, गलती हो गई हमसे, माफ कर देना, ठीक है। 3 को फिर हम इधर लेके गए तो 196 रेशियो 81 आया, 81 की वैल्यू में 810, तो 196 की वैल्यू 1960 आ जाएगी, ठीक है। चलिए, यहाँ से कुछ फॉर्मूले लिखवा दूं मैं आपको, देखो मैं फॉर्मूले लिखवा देती हूँ आपको। ये मैंने बना दिया एक बेलन और इधर मैंने बना दिया एक शंकु, छोटा सा ही बना दे रही हूँ, ठीक है ना, समझ लेना बस। ये मान लो इसकी रेडियस है और ये मान लो इसकी रेडियस है, ये मान लो इसकी हाइट है और ये मान लो इसकी हाइट है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें किसकी, वॉल्यूम की, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होगा पाई r²h और इसका वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r²h। अगर मैं CSA की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, तो वो कितना आ जाएगा 2 पाई r/h और इधर कितना आ जाएगा पाई r/l। l क्या होगी, ये वाली स्लैंट हाइट, ये दिख रही है आपको, ये स्लैंट हाइट, इसकी क्या होगी बेटा l, ठीक है, l स्लैंट हाइट। अगर मैं TSA की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या आ जाएगा CSA प्लस का 2 एरिया ऑफ बेस इसका, ठीक है। तो CSA कितना है 2 पाई r/h और 2 एरिया ऑफ बेस कितना आ जाएगा 2 पाई r²। यहाँ से मैं 2 पाई r अगर मैं बाहर ले लूं, 2
पाई आर में बाहर ले लूं तो मेरे पास H प्लस का R बचेगा ब्रैकेट में, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, टी ऐसे आ जाएगा। इसका टी ऐसे कितना आ जाएगा, पाई आर एल है और पाई आर स्क्वायर होगा, तो मैं पाई आर यहाँ से बाहर ले लूं तो ब्रैकेट में मेरे पास एल प्लस का आर बचेगा, ठीक है, एल प्लस का आर। ये क्या आ जाएगा, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये इसका टी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले आपको बेलन और कॉन में याद रखने, सिलेंडर और कॉन में। चलिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 940.8 में बेचता है जिस पर उसने अंकित मूल्य पर क्रमागत रूप से 84% और 44% की छूट दी। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये हमसे कहा जा रहा है। यदि उसने कोई भी छूट नहीं दी होती तब उसे 25% का लाभ होता, मतलब वो अंकित मूल्य पर ही बेच देता तो 25% का लाभ होता। कहने का मतलब यह है, तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ कि अगर मैं सीपी और एसपी और मार्क प्राइस अगर लिखूं, ठीक है, तो एसपी सीपी मतलब 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदी है और 125 में बेचती है, 25% का लाभ का मतलब तो यही होगा। और हमसे कहा जा रहा है कि यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तब उसे 25% लाभ होता। इसका मतलब मार्क्स प्राइस भी कितना है, 125 होगा। मार्क्स प्राइस उसने 125 लिखा और 125 में ही उसने बेच दिया, यही तो है इसका मतलब कहने का। तो मैं यहां से यह कह सकती हूँ कि एसपी एमपी बराबर एसपी, मार्क्स प्राइस बराबर एसपी बराबर 125, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमको, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 940.8 में बेचा है इन्होंने, कब, 84% और 44% की छूट देने के बाद मार्क्स प्राइस पर। तो यहां से मार्क्स प्राइस कितना आ जाएगा, पहले उन्होंने 84% की छूट दी है तो 16% बचा होगा ये, ठीक है। तो ये आपका 16% की वैल्यू 100% की में चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 16% बचा होगा। फिर उन्होंने 44% की छूट दी है तो कितना बचा होगा, ये 56% बचा होगा, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा मार्क्स प्राइस आ जाएगा। ये टोटल हमारा मार्क्स प्राइस आ जाएगा। अब मार्क्स प्राइस 125 बराबर ये है तो 100 बराबर कितना आ जाएगा, ये 125 बराबर इतना है, ठीक है, 125 से भी इसे सॉल्व करना है। तो 100 बराबर मतलब कि जो हमारा सीपी होगा, यहां से हटा के इधर लिख दें अब हम सीपी। सीपी कितना लिया है हमने, 100 लिया है, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा। यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 से काटो तो 25 पंजे और 25 से इधर काटोगे तो 25 चौका 100, ठीक है ना। फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम ये कर सकते हैं, यहाँ से ये वाला पॉइंट हटाएंगे और ये वाला क्या करेंगे, जीरो उड़ा देते हैं। ये वाला जीरो उड़ाएंगे, 16 से इसको काट दो, 16 पंजू 80, 5 बार ही जाएगा पहले तो, 16 पंजू 80 के बाद बचेगा ये 140, 16 अट्ठे 128, फिर से 16 अट्ठे 128, ठीक है ना। ये आपका पूरा क्या होगा, कटम कटम हो जाएगा। उसके बाद किससे काट सकते हैं हम इसे, 28 दूनी 56, 28 दूनी 56 और 28 दूनी 56 और 28 एकम 28। फिर इससे हम काट सकते हैं 2 बार और फिर इस 5 से हम इसे काट सकते हैं दो बार, ठीक है। तो ये 4 आ जाएगा और ये आपका 4 और 4 दूनी 8 और डबल 0, ये 8400, ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन थोड़े से ठीक से करनी है बस, बाकी कुछ नहीं है। 8400 ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कि आजकल सवालों में क्या है ना, कैलकुलेशन आ रही है, बाकी सवाल सब हलवा है, कोई कुछ नया नहीं है, लेकिन एग्जामिनर के पास कुछ नया बनाने के लिए बचा नहीं है तो वो क्या करते हैं ना, कैलकुलेटर वाले सवाल बना देते हैं। तो कैलकुलेशन को अपना बहुत अच्छा बना लेना है। चलिए, एक पानी की टंकी एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार की है जिसकी त्रिज्या 3 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर है। टंकी में प्रति सेकंड 1 घन मीटर की दर से पानी भरा जाता है। टंकी को भरने में लगने वाला समय मिनटों में ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। समय जो है हमें मिनट में चाहिए। एक लाइन हमसे यहाँ पर बोली है, टंकी में प्रति सेकंड 1 सेकंड में 1 घन मीटर पानी भरा जाता है। 1 सेकंड में 1 घन मीटर पानी भरा जाता है, ठीक है, मतलब 1 घन मीटर प्रति सेकंड हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा, मेरे को लेना पड़ेगा वॉल्यूम, ठीक है ना। शंकु बनाते हैं पहले, हमने ये शंकु बना लिया, ये हमने क्या बना लिया, शंकु बना लिया, और जिसकी त्रिज्या 3 मीटर है, ऊंचाई 14 मीटर है। रेडियस इसकी हमें बोल रखी है कि 3 मीटर है और ऊंचाई हमें बोल रखी है 14 मीटर है। तो इसमें पानी कितना आएगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना इसका पानी आएगा। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें कि वॉल्यूम कितना आएगा, अभी अभी हमने आपको लिखवाया है, वॉल्यूम आ जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू का आर स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू का एच मतलब कि 14, ये आ जाएगा, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, मिनटों में हमें चाहिए टाइम, मिनटों में क्या चाहिए, टाइम चाहिए। वॉल्यूम हमारे पास ये आ गया, हमसे कहा गया है कि प्रति सेकंड 1 सेकंड में 1 घन मीटर पानी भरा जाता है, तो इतना पानी भरने में इतने सेकंड का समय लगेगा, समझ रहे ना। तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टाइम
टाइम आ जाएगा आपका 1/3। पहले सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। इस 3 से ये पावर आपके चली जाएगी, 7 से 7 दूनी 14, और ये आपका कितना आ जाएगा, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ये आपका इतना ही कर लेती हूँ, 22 इंटू का 3 दूनी 6। अब 22 इंटू 3 दूनी 6 इतना सेकंड का समय लगेगा, मेरे पास सेकंड में आ जाएगा समय, ठीक है ना। लेकिन मेरे को चाहिए मिनटों में, तो मैं 60 से क्या कर दूंगी, भाग कर दूंगी, तो ये आपका 2.2 मिनट का समय आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मिनट में हमसे पूछा था 2.2, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 सेकंड में 1 घन मीटर, तो इतना घन मीटर बनने में ये मीटर क्यूब, मीटर, अरे रे हटाना नहीं बाबा, ये क्या है, अच्छा मैं इरेजर ले रखा है, इधर आते, घन मीटर क्यूब, ठीक है। इतना वॉल्यूम कितना आ गया, इतना मीटर क्यूब आ गया। हमसे कहा जा रहा है कि मीटर क्यूब मतलब घन मीटर मतलब मीटर क्यूब, ठीक है। 1 सेकंड भरा जाता है, ये हमसे कह रहे हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि 1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब पानी भरते हैं। अब 1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब पानी भरेंगे, तो इतना पानी भरने में इतना सेकंड का ही समय लगेगा, ठीक है ना। तो टोटल टाइम हमारा 22 इंटू 6 सेकंड का, लेकिन मुझे मिनट में चेंज करना था, तो मैंने 60 से भाग करा, 2.2 मिनट का मेरा समय आ गया था, ठीक है। चलिए, कोमल ने 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5,000 रुपए की धनराशि निवेश की, जो प्रति वर्ष संयोजित होती है। यदि उसे n वर्षों के बाद 7200 की धनराशि प्राप्त हुई, तो n का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। 20% बराबर क्या होता है बेटा, 1/5 हमारा होता है। ये हमारे पास, मैं यहाँ से ले लेती हूँ, 5 से 6 हो जाएगा ये 1 साल में, ठीक है। 5 से 6 हो जाएगा 1 साल में। अगर मैं इधर बात करूँ प्रिंसिपल और अमाउंट का, अगर मैं रेशियो लूँ, तो प्रिंसिपल अगर हम 5,000 लगाते हैं, तो वो 7,200 हो जाते हैं। कितना टाइम में बेटा, 2 साल, प्रति वर्ष, n वर्षों में, ठीक है, n वर्षों में, यही कहा जा रहा है। यहाँ से मैं रेशियो लूँ तो 0 0 0 काट दो, फिर मैं 5 से काटूं तो 5 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं 25, और ये आपका कितना आ जाएगा, इधर 2 से काटेंगे इधर तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि n वर्षों में 25 से 36 हो जाता है। यहाँ 1 वर्ष में 5 से 6 होता है, तो मैं यहाँ से ये भी तो कह सकती हूँ कि 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये 25 से 36 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी कितना हो रहा है, 25 से 36 हो रहा है, इधर भी 25 से 36 हो रहा है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है, 2 वर्ष, n बराबर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। दिस इज आंसर। कैसे भी कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व, आपकी मर्जी है। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ऑप्शन ये वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। फॉर्मूले से कैसे करोगे, फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n बराबर क्या हो जाता है आपका, अमाउंट। इसमें आप लगाएंगे, ठीक है। इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, इससे सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं ना फॉर्मूले पे ही रहते हैं। तो 1 + r/100 की पावर n क्या है, t, टाइम कर देती हूँ, यहाँ पे n नहीं करती, टाइम कर देती हूँ, बराबर आपका अमाउंट, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल हमारे पास था 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, ठीक है। यहाँ पर मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 20%, 20%। यहाँ से मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे भी कर सकती हूँ कि 1 + का 20/100 की पावर t बराबर 7200 बट्टे कितना बेटा, 5,000, ठीक है ना। ऐसे कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 36/25 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, आप कहेंगे यस लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं, ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका 6/5, ठीक है ना। 20 5 5 5 6/5 की पावर t बराबर कितना आ जाएगा, 36/25 आ जाएगा। ये इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 36/25 को ये लिख सकती हूँ कि मैं 6/5 का होल स्क्वायर है, ऐसे लिख सकते हूँ। बेस मैंने क्या कर दिया, इक्वल, बेस से बेस कट जाएगा और t बराबर कितना आ जाएगा, 2। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अभी समझ में आ गया, आप ऐसे कर सकते हैं फॉर्मूले से। मेरे को फॉर्मूले से थोड़ा दिमाग में नहीं जाता है, क्योंकि मैं फॉर्मूले बहुत कम यूज करती हूँ। अपना चलता है तरीका, तो तरीके पे ही जाया करो आप, क्योंकि कई बार चीजें, संख्या ऐसी आ जाती हैं कि फॉर्मूले से वो नहीं हो पाती है। अगर आपको बेसिक तरीका पता है तो आप इजिली से सॉल्व कर पाते हैं। ये क्वेश्चन है अपना, इसे होमवर्क में सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है, लल्लू टाइप का, ठीक है ना। इसे सॉल्व करेंगे आप होमवर्क में। चलो आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर क्या होगा। आंसर क्या है इसका, 197, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, 400 चीकू 1410 प्रति सैकड़े की दर से खरीदे गए और 860 के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। 400 चीकू जो है, अब देखो 1410 रुपए में 100 खरीदे गए हैं, ठीक है ना। प्रति सैकड़े का मतलब क्या होगा, प्रति सैकड़े का मतलब ये होगा कि 100
चीकू का मूल्य जो है 1410 रुपए है। तो 400 चीकू का मूल्य कितना आ जाएगा बेटा? 1410 इंटू का 4 आ जाएगा। ये इसका 4 गुना, तो इधर भी 4 गुना कर देंगे। तो ये कितना होगा? 0 4 4 चौक 16 और 4 और 1 5, ये आ जाएगा। अब 840 के लाभ पर बेचे गए हैं। ये क्या है? इतने पर बेचे गए हैं। ये क्या है इसका? सीपी। एसपी की बात करूं तो 400 चीकू का जो एसपी है वो कितना आ जाएगा? इसमें ऐड करेंगे, ये वाली वैल्यू इसमें ऐड करेंगे तो 0 और 800 और 600 1400 और ये 1500 6500 6500, ठीक है ना? 6500 आपका एसपी आ गया 400 चीकू का, ठीक है? तो मैं कहूँ कि मेरे को दर्जन के हिसाब से बताना, 1 दर्जन, प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य, तो प्रति दर्जन, ठीक है? प्रति दर्जन के हिसाब से मुझे बताना है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 6500। एक चीकू का मूल्य क्या होगा? 6500 बट्टे 400। तो एक दर्जन का मूल्य क्या होगा? प्रति दर्जन में 1 दर्जन 12 होते हैं, तो 12 से इसमें गुणा कर देंगे। यहाँ से 0 0 0 0 और 4 तिया 12 और 6 तिया 18 और 5 तिया 15, 195 रुपए प्रति दर्जन होगा। तो ये इसका मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य 195। ऑप्शन क्या है? ये एबीसी एबीसीडी क्या चल गया? अरे बाबा, ये ऐसे करेंगे, एबीसी से करेंगे सी और इसे करेंगे डी, ठीक है ना? ये गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, सही कर लेना। तो ये दर्जन में अगर पूछा जाएगा तो 195 दर्जन आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है ना? 195 रुपए प्रति दर्जन। चलिए, एक विक्रेता 25% की हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह ऐसे बाटों का उपयोग करके धोखा देता है जिनका वजन उन पर अंकित वजन से 55% कम होता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? 2 दशमलव स्थानों तक बताएं, ठीक है? तो देखो, 100 की कोई चीज है तो उस पर 25% की हानि पर बेचने का दावा कर रहा है। वो ये कह रहा है कि मैं इसे 100 रुपए में खरीद के लेके आया हूं और मैं आपको 25% हानि पर बेच रहा हूं, मतलब कि मैं आपको कितने में दे रहा हूं? 75 में दे रहा हूं। दुकान वाला ऐसा कह रहा है, बट ये आप यकीन मत कर लेना, ठीक है ना? वो क्या करेगा? वजन कम तौलेगा। उसने क्या कर दिया? उसने 55% वजन कम तौल के दिया। आपको वजन कितना दिया? अगर 100 ग्राम वजन है तो 100 ग्राम की जगह पर दे कितना रहा है? वो 45 ग्राम दे रहा है बेटा, समझ रहे हो ना? तो जब भी कोई दुकानदार ये बोले ना कि भाई मैं 500 में खरीद के लाया था और तुमको मैं 400 में ही दे रहा हूं, इसका मतलब आपको वो काट रहा है अच्छे से, समझ जाना समझ रहे हो ना? तो 100 रुपए की चीज को वो 75 की बोल रहा है, लेकिन 100 ग्राम की जगह पर वो 45 ग्राम आपको वजन दे रहा है। तो बचा कितना ले रहा है? वो बचा ले रहा है 30। गया कितना उसके पास से? 45। तो 30 जो हो 45 का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछा है। परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में बताएंगे। 15 दूनी 30, 15 तिया 45। अब देखो 200 बट्टे 3 आएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 66.66%। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। समझ गए? आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करवा रखे हैं आपको। परसेंटेज में जाएंगे, आपको वहां सारे मिल जाएंगे। 28 इंटू 8 इंटू 988 डिवाइडेड बाई अंडर रूट का 2704 बराबर बाई प्लस का 649 है। तो बाई का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, आप करना है इसको, मैं इसको बता देती हूँ, ठीक है? ये आपका 52 का स्क्वायर है, तो 52 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और इसका आंसर क्या होगा? रे बाबा, ला ला ला, भूल गई मैं तो आंसर आंसर रट्टे पड़े हैं ना, ये ऑप्शन ए होगा, ये वाला, ठीक है? ये वाला आंसर होगा इसका, चेक करना आप। देखो मैं ही करती हूँ, चलो आप तो क्या ही करोगे। 28 इंटू का 8 इंटू का 988 बट्टे 52। अब देखो 52 मैंने ऐसे एकदम से कैसे निकाल दिया? ऐसे निकाल दिया मैंने 52। अगर आप 50 का स्क्वायर करोगे तो 55 25, 55 का करोगे तो 55 25 55 30, तो 3025 उसके बीच में है, और लास्ट में 4 है तो 52 ही आएगा। 4 कब आएगा? या तो 2 होगा लास्ट में, या 8 होगा। 58 पे जा नहीं सकते क्योंकि 55 से भी छोटा है, तो 52 बचता है लास्ट। समझ रहे हो? ऐसे दिमाग लगाया करो फटाफट से। बराबर कितना आ जाएगा? बराबर आपका 22 प्लस का 649। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं इसको काटूंगी तो ये 1 बार जाएगा, फिर 2 × 18 19 बार चला जाएगा ये, ठीक है? यहाँ से मैं इसका मल्टीपल इसके साथ कर लूं तो इसको मैं 20 मान लूं, तो 28 दूनी 56, 560 में से मैं 28 और माइनस कर देती हूँ, तो 532। 532 इंटू 8 इधर कर लेती हूँ, 532 इंटू 8 करूंगी तो 8 दूनी 16, 8 के 24 और 1 25, 8 5 40 और 2 42। तो ये कितना आ गया अपना? ये आ गया आपका 4256। तो मैं यहाँ से 4256 डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है ना? मैं यहाँ से लिख देती हूँ 4256 बराबर 22 प्लस का 649।
तो यहाँ से बाई बराबर कितना आ जाएगा 4256 माइनस का 649। यहाँ से 16 में से ये जाएगा 7 आएगा, लास्ट में वही आ रहा था यहाँ से करोगे तो 0 और यहाँ से करोगे तो 36। ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज आंसर। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। देखो 21 मीटर और 115 मीटर विमाओं वाले आयत में अंकित किए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त की परिधि मीटर में ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अब देखो आयत है, ये मैंने क्या बनाया बेटा, आयत बनाया। ये मैंने बनाया एक रेक्टेंगल, ये हमने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया। ये इसके क्या हो जाएगी लंबाई और ये इसकी क्या हो जाएगी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। मान लो कि ये इसकी 115 साइड, दोनों साइड ये वाली आमने सामने वाली बराबर और पैरेलल में, ठीक है, ये वाली। और ये वाली साइड मान लेती हूँ 21 मीटर की। अब मैं इसके अंदर मेरे को एक सर्कल बनाना है, सर्कल, ठीक है। क्या बनाना है बेटा, सर्कल बनाना है। विमाओं वाले आयत में अंकित किए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त में बनाऊंगी तो ऐसे बनाऊंगी ना, ऐसे बनेगा सबसे बड़ा वृत्त अगर मैं बनाती हूँ तो, ठीक है ना, ऐसे ही बनेगा। थोड़ा टेढ़ा बन गया है बट समझ लेना अब इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, ये इसका सेंटर पॉइंट और ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। इधर भी करूं तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी। तो मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ कि ये जो आपका r आएगा यहाँ से 2r बराबर, ये जो इसकी चौड़ाई है 21 ये आ जाएगा। तो r बराबर कितना आ जाएगा 21/2 आ जाएगा, ठीक है ना। r बराबर अगर 21/2 है बेटा तो हमसे कहा जा रहा है परिधि क्या होगी। तो सर्कल की परिधि इधर मैं समझा देती हूँ। ये सर्कल है और इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसकी रेडियस है। तो यहाँ से जो इसका व्यास मतलब कि डायमीटर, डायमीटर बराबर क्या होता है 2r होता है, 2r। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया, एरिया बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। और अगर मैं इसकी परिधि की बात करूं, सरकमफेरेंस की बात करूं तो वो क्या आ जाती है, वो आ जाती है 2 पाई r, ठीक है ना। 2-3 फॉर्मूले इसमें भी आप याद रख लेना। तो यहाँ से इसकी जो परिधि आएगी जो हमसे पूछी है सरकमफेरेंस, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r कितना आ जाएगा 21/2। तो यहाँ से 2 से 2 गायब, 7 तिया 21 गायब, 7 तिया 21, 6 नहीं बनाना बाबा, 7 तिया 21, ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 66। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 66 मीटर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, मीटर में होगा, ठीक है, लिखा नहीं है, हाँ लिखा हुआ है मीटर में बताएं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले बेटा। 8 पुरुषों का औसत वजन 3 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से एक पुरुष जिसका वजन 56 किलोग्राम है को एक नए पुरुष से बदल दिया जाता है। नए पुरुष का वजन कितना होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो नए पुरुष का वजन कितना आ जाएगा बेटा, नए पुरुष का वजन होगा 56 kg वाले से रिप्लेस किया है तो 56, और एवरेज पर प्लस माइनस जो भी फर्क पड़ रहा है उसे, अगर माइनस कम हो रहा है तो माइनस करेंगे, ज्यादा हो रहा है तो ऐड करेंगे। तो एवरेज जो है 3 kg कम हो जाता है। व्यक्ति पहले भी 8 थे अभी भी 8 है तो इंटू का 8, तो 56 माइनस का 8 या 24 बराबर कितना आ जाएगा 32। 32 kg का नया व्यक्ति होगा और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 56 kg का जो व्यक्ति गया है ग्रुप से तो 56 kg, अब नए व्यक्ति के ऐड होने से और एक व्यक्ति के जाने से एवरेज पर जो भी फर्क पड़ेगा बढ़ेगा तो नए व्यक्ति का वजन ज्यादा होगा, ठीक है, जाने वाले व्यक्ति से तो ऐड करेंगे उतना, घटेगा तो नए व्यक्ति का वजन कम होगा जाने वाले व्यक्ति से तो उतना माइनस करेंगे, ठीक है ना। चलिए दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तालिका 5 व्यक्तियों द्वारा शिक्षा, किराया, भोजन, यात्रा और बिजली पर मासिक व्यय को दर्शाती है। शिक्षा पर किया गया व्यय, औसत व्यय, शिक्षा पर किया गया औसत व्यय और यात्रा पर किया गया औसत व्यय के बीच का अंतर हमें बताना है, डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा, तो शिक्षा आपकी ये है और यात्रा आपकी ये है, ठीक है ना। शिक्षा और यात्रा, मेरा दुपट्टा लग गया कहीं मुझे लग रहा है ऐड करेंगे यहाँ पे तो 5 और 5 10 और 12 22, 22 और 7 कितना होगा आपका 29, 29 और 900, ये आपका कितना आ जाएगा 29 और 900। यात्रा का करेंगे तो आपका कितना होगा भाई, ये आपका आ जाएगा आपका 4 और 4 8, 8 और 6 कितना होगा आपका 14, 14 और ये 18, 18 और ये 19, 19 500, 19 500। एवरेज की बात करें और अंतर बताना है, एवरेज का अंतर बताना है तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि 20, 5 यहाँ पर है 5 यहाँ पर है तो यहीं से अंतर ले लेती हूँ। यहाँ से अंतर लूंगी मैं, कितना आ जाएगा ये 0 0 और आपका 4 आ जाएगा और फिर आपका 9 में से 9 जाएगा 0 और ये आपका 1 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा आपका, हट जाओ बाबा रे, 104,005 बट्टे में 5, ठीक है, 5 दूनी 10 ना जाने का 0 5 40, तो ये 2080, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला,
समझ में आया? नहीं आया ना समझ में? एवरेज देखो ऐसे यहाँ से आ जाएगा, एवरेज अंतर, ये जो हमसे पूछा है अंतर ज्ञात कीजिए। तो एवरेज अंतर कितना आ जाएगा, 29 और 900 बट्टे 5 करोगे, माइनस का 19,500 बट्टे 5 करोगे, तो यहाँ से देखो 5 आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा, और 29,900 में से 19,500 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10,400 आ जाएगा। इसे आप जब डिवाइड करोगे यहाँ से तो 5 दूनी 10 और ना जाने का 0, 5 40 और ये 0, ये आ गया। अभी समझ में आ गया ना? देखो मैं आपको एक एक चीज समझाने की कोशिश करती हूँ। आज मेरा थोड़ा सा दिमाग अच्छा नहीं है, इसलिए मैं ठीक से ना बोल नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा कभी कभी होता है दिमाग ठीक नहीं होता है। चलो, इसलिए ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, बट समझना, समझा तो ठीक से रही हूँ। 3 क्रमागत महीनों में ईंधन की कीमत में क्रमशः 60%, 30% और 20% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि होती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो मैं मान लेती हूँ कि इसको जो एक्चुअल कीमत है, मूल कीमत जो है वो 100 रुपए है, ठीक है, मैंने 100 रुपए मान लिया। कितना मान लिया, 100 रुपए मान लिया। ये मैंने मूल कीमत, एक्चुअल कीमत जो भी कह लो वो मान लिया उसका, ठीक है ना, ओरिजिनल प्राइस। अब होता क्या है कि पहले 3 महीनों में 60%, 30%, 20% की कमी हुई है, चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई है। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, 100 रुपए पर पहले क्या हुआ है, 60% की कमी, तो 40% बचा होगा। फिर क्या हुआ है, 30% की कमी, तो 70% बचा होगा। फिर क्या हुआ है बेटा, 20% की कमी, तो 80% बचा होगा। फिर क्या हुआ है बेटा, 60% की वृद्धि कर दी है, 60% की वृद्धि कर दी है, तो अब इसको 160% कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका। यहाँ से सॉल्व कर लो पहले इसको, ठीक है ना। 100 रुपए हमने एक्चुअल कीमत मानी है, अब इधर कितना आएगा निकल के उसे देखते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखो 100 से ये वाला 100 काट दो, अब 1 2 3 4 और ये वाले 0 उड़ा दो यहाँ से। उसके बाद यहाँ से कितना कर सकते हैं हम, 16 चौका 64 और 8 512, 512 इंटू 7 करो, 512 इंटू 7 करोगे तो 7 दूनी 14, 7 और 1 8 और 7 पन्ना 35, और ये 100 है बट्टे में, तो ये आपका यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका निकल के इधर। इसको हटा देते हैं, इधर हमने करा, ये आ गया हमारा एक्चुअल कीमत कितनी थी, 100, और रह कितना गया बेटा, ये 35.84। कितनी कमी हो गई है, कितनी कमी हो गई, तो 36 सीधा माइनस करेंगे तो 60 और 6, 60 और 4 64, 64.16, 64.16, 64.16 की कमी हो गई है। अब 100 पे ही कैलकुलेशन हो रही है तो परसेंटेज में भी यही आ जाएगा, 64.16%। ऑप्शन है कमी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64.16%, डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। देखो एक धनात्मक पूर्णांक b जो है एक के लिए 1 से बड़ा है, ठीक है, 1 से बड़ा है। ये दो संख्याओं 6344 और 42b8 का गुणनफल 12 से विभाज्य है, तो b का न्यूनतम मान कितना है। 6344 इंटू का 42b8 जो है ये संख्या डिवाइड बाई 12 है, ठीक है ना। अगर ये संख्या 12 से डिवाइड है बेटा, तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी, 3 और 4 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। 12 से डिवाइड है, 4 3 12। अब 4 का नियम कहता है कि संख्या के लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं कोई संख्या ऐसे लिख दूं 100 इंटू 3, तो ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी, 3 कटेगा 100 बार डिवाइड होगी या नहीं होगी, आप कहोगे यस। अगर मैं कोई संख्या 217 इंटू 4 लिख दूं, तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, आप कहोगे यस होगी, 217 बार कटेगी पूरी की पूरी। तो ऐसे ही ये संख्या है हमारी, ये संख्या है। अब आपको 4 का नियम देखना है, ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं। लास्ट से 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे तो पूरी संख्या 4 से तो डिवाइड होगी है, ठीक है ना। लेकिन मुझे यहाँ रख के देखना है, यहाँ 4 से वाली संख्या डिवाइड हो रही है, 3 से भी एक बार चेक कर लेती हूँ। तो 6 संख्याओं का अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4 और 4 8 बन रहा है, मतलब ये संख्या पूरी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ये नहीं होगी डिवाइड, तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ आएंगे। अब यहाँ आ गए, अब मेरे को देखना है कि 4 से संख्या कब डिवाइड हो सकती है। 4 से संख्या डिवाइड हो सकती है या तो बी है, जो बी जो है 0 होगा, या फिर 1 नहीं ले सकते, 18 डिवाइड नहीं होता 4 से, तो 2 ले सकते हैं, फिर 3 नहीं ले सकते, 4 ले सकते हैं, फिर 5 नहीं ले सकते, 6 ले सकते हैं, फिर 8 ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं b की वैल्यू 0 2 4 6 8 रखूं, तो यह संख्या डिवाइड होगी किससे बेटा, 4 से। अगर मैं b की वैल्यू इनमें से कुछ भी रखूंगी तो
अब मैं ऑप्शन पे जाऊं अगर, तो इनमें से आपको क्या दिख रहा है? केवल 4 दिख रहा है, तो 4 ऑप्शन होगा, बस बात खत्म। बात खत्म, पैसा हजम। करके थोड़े देखते रहना है, वैसे भी करके अगर देखोगे तो देख लो। इसका सम कितना आ रहा है? 17 आ रहा है, तो 17 3 से तो डिवाइड नहीं होता है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी ये वाली, ठीक है ना। तो इसको भूल जाते हैं, यहाँ आते हैं, यहाँ आएंगे तो इसको मुझे 3 से डिवाइड बनाने के लिए 4 और 2 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा। बचा कितना मेरे पास? 8, या फिर पूरा भी ऐड कर लूं तो ये आपका 14 प्लस बी, ये जो पूरी संख्या है ये कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 14 प्लस बी। इस संख्या को मुझे 3 से डिवाइड करना है पूरी को, संख्या का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं बी को 0 रखूंगी तो होगी क्या? नहीं होगी। बी को 2 रखूंगी तो 14 और 2 कितना होगा? 16 होगी? नहीं होगी। बी को 4 रखूंगी, 14 और 4 18 होगी? होगी। 18 3 से डिवाइड होता है बाबा। यहाँ 14 और 4 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 18, और 3 से डिवाइड करोगे तो 6 बार कटता है, तो 6 18 आराम से होगी। तो 4 आप आराम से लगा के आगे जा सकते हैं। 6 अगर रखते हैं यहाँ पर तो आपका 20 हो जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शन में भी नहीं है। जो चीज ऑप्शन में ही नहीं है उस पर तो फिर जाना ही नहीं है। 8 अगर रखेंगे तो 22 हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपको सिर्फ यहाँ से करके, अब ये सब करके नहीं देखते रहना है, अपना आंसर टिक करना है। अब देखो हमने लिया 0 2 4 6 8, कि 4 से अगर ये संख्या डिवाइड है तो ये संख्या आ सकती है हमारी, समझ रहे ना। तो इनमें से सिर्फ 4 ही था हमारे पास, 4 रखेंगे तो संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, बस बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्नों 3/8, 5/9, 26/27 और 15/32 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच का अंतर क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। सबसे बड़ी भिन्न क्या होती है? जिसमें अंतर सबसे कम हो। सबसे कम अंतर कहाँ दिख रहा है आपको? 26/27 में। तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट कौन सी आ जाएगी? लार्जेस्ट आ जाएगी 26/27, ठीक है ना। अब सबसे छोटी मुझे देखनी है तो थोड़ा सा देख लेती हूँ। ये तो मैंने ले लिया, यहाँ करूंगी तो लगभग 1/2 0.5 समथिंग बनेगा, कम आएगा 0.5 से, और समथिंग आएगा। यहाँ करूंगी तो 9 पंजे 45, 0.5 से ज्यादा आएगा, क्योंकि ये 0. फिर 5 बचेगा, 9 पंजे 45 ऐसा बनेगा। यहाँ करूंगी तो 8 तिया 24, 3 बार जाएगा, ये सबसे छोटी आ जाएगी, तो स्मॉलेस्ट, ठीक है ना। दिमाग में ऐसे कर लेना है, स्मॉलेस्ट कौन सी आ जाएगी? 3/8। मेरे से क्या पूछा है? अंतर, ठीक है ना। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर मेरे से पूछा है, डिफरेंस। तो इनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 26/27 माइनस का 3/8 बराबर कितना आ जाएगा? एलसीएम लेंगे, 8 7 56, 6 आएगा लास्ट में, और 6 के मुझे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा 127/216। दिस इज आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। किस वार्षिक ब्याज दर पर कोई निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 55 गुना हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? अपना उत्तर एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित करें। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन 2024 रेलवे एसआई के हैं, तो अपना लेवल देख लेना भाई, है ना। कहीं बाहर से नहीं करा रही हूँ, भी वही सीरीज चल रही है। कुछ क्वेश्चंस जो है, जैसे कि एसआई में बहुत सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह नहीं पूछी गई है, तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में थोड़ा अलग से क्वेश्चंस ले रही हूँ। बट क्वेश्चंस अपना 2024 रेलवे के ही चल रहे हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक है ना। रेलवे की सीरीज है तो रेलवे के ही चल रहे हैं सारे क्वेश्चंस, अभी घबराना नहीं है। तो ये है अपना कंपाउंडेड, ठीक है ना। यहाँ नहीं लिखा है चक्रवृद्धि, ऊपर इंग्लिश में देख लेना। ऐसे ही आजकल हो रहा है, आपको इंग्लिश में थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ये क्वेश्चन डिक्टो मैंने चिपका दिया है प्रीवियस ईयर का, ऐसा ही लिखा हुआ था ये। तो मैं यहाँ से ये कह रही हूँ कि एक अगर प्रिंसिपल होता है तो 2 वर्ष में 55 गुना हो जाती है, मतलब अमाउंट 55 हो जाता है, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा प्रिंसिपल और ये हमारा अमाउंट, टाइम है 2 साल का। अगर ये 2 साल में 1 से 55 हो जा रहा है तो 1 साल में कितना हुआ होगा बेटा? 1 साल में कितना हो जाएगा? अब देखो टाइम हमारा 1/2 हुआ है, तो पावर भी 1/2 अंडर रूट का हो जाएगा। अंडर रूट का करेंगे तो 1, और ये अंडर रूट का कितना आ जाएगा? 55, ये आ जाएगा। अंडर रूट के 55 की वैल्यू क्या होती है? लगभग में 7.416, लगभग में, ठीक है ना। लगभग हम लिख सकते हैं इसको, इसे हटाते हैं, 55 बराबर नहीं करेंगे, लगभग में लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 749, तो 7.416 लगभग ये आ जाएगा, ठीक है। वैसे कैसे निकालेंगे? वैसे अगर हमें निकालना सीखना है तो हम ऐसे निकालते हैं, लगभग में ही आती है इसकी वैल्यू, ये भी अंडर रूट के a प्लस माइनस का b/2 अंडर रूट के a। इसमें अंडर रूट का a क्या होगा? जैसे कि मैंने अंडर रूट का 55 ये मैंने लिखा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? अंडर रूट का 749 प्लस का
6 लिख सकती हूँ, ऐसे लिख सकती हूँ ना। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ये ए कहलाएगी और ये वाली जो वैल्यू होगी ये बी कहलाएगी, ठीक है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट का ए का मतलब क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट का 49 और अंडर रूट का 6, ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है ना। लेकिन मेरे को अंडर रूट का बी नहीं लेना है, केवल बी लेना है। तो यहाँ से क्या आ जाए, अंडर रूट का 47 का, ये 49 का मतलब 7 आ जाएगा इसका मतलब, और यहाँ से मेरे को केवल 6 लेना है। तो 7 प्लस प्लस का है तो प्लस का, और बी मेरे पास 6 है तो 6 और 2 इंटू का 7, तो ये 7 प्लस का 6, 7 दूनी 14। इसे आप सॉल्व करेंगे तो लगभग में आपको ये वाली वैल्यू प्राप्त होगी। ये नियर बाय में आएगा, इतना एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी, मैं बस ये समझा रही हूँ आपको, ठीक है ना। इसे आप करना, इसे हटा दो, चलो समझा दिया है मैंने, इसे हटा देती हूँ। ला 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 ला, इतना रहने देती हूँ, चलो करके देख लेना आप। यहां से करेंगे तो देखो मैंने 1 रुपया लगाया था और 1 साल में कितना हो गया, ये 7.416 हो गया। ब्याज कितना मिला होगा हमको, ब्याज मिला होगा 6.416 का। मुझे ये परसेंटेज में बताना है, ठीक है ना, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, मुझे ब्याज बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, ये हमको इतना ब्याज मिला है किस पर, 1 रुपए पर, तो मुझे परसेंटेज में चेंज कर देना है इसे। तो 641.6 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 641.6, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ये आपको थोड़ा सा, ये जो वैल्यू है ना, ये आपको 10 तक तो पूरा लगभग अगर याद कर सकते हैं तो 15 तक, अंडर रूट के 15 तक या 20 तक याद कर लेना, ठीक है। 10 तक तो कंपलसरी है ही है, उसमें तो कोई गुंजाइश नहीं है, बट 20 तक याद कर लोगे ठीक रहेगा। बाकी आप निकालना सीख लेना आगे के लिए, ठीक है ना, आगे के लिए आप ऐसे निकालना सीखना, प्रैक्टिस करना। यदि सेक थीटा बराबर 5x और टेन थीटा बराबर 5/x है, तो टेन ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। यहाँ से पहले आप लिख लो, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है, ठीक है ना। यहाँ से आपको ये ऐसे भी मिल सकता है, ये वाला सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे भी मिल सकता है, या ऐसे भी मिल सकता है, ये सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर 1, ऐसे भी मिल सकता है। ऐसे ये कोसेक थीटा भी हो जाएगा, कोसेक थीटा में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा और ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी हम यहाँ आते हैं, अभी हमने क्या सीखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये वाला। तो सेक की वैल्यू क्या है ये, और टेन की वैल्यू क्या है ये मेरे पास। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि 25 एक्स स्क्वायर माइनस का ये 25 बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। ये हम लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं, आप कहोगे यस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ से। तो मैंने यहाँ से 25 को बाहर ले लिया, 25 बाहर लिया तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर बराबर 1 आया। 25 को मैं इधर ले जाऊं यहाँ से, तो यहाँ से मैं 25 को हटा करके इधर ले जाती हूँ, बट्टे में 25 कर देती हूँ। अब मेरे को यहाँ 10 भी दे रखा है, तो मैं 10 से मल्टीपल कर देती हूँ, 10 एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर बराबर 10 इंटू का 1/25। ये कितना आ जाएगा, 5 दूनी और 25 बराबर कितना आ जाएगा, 2/5। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, 2/5, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, देखो एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का 65% है, लंबे विकर्ण को भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो ये मैंने एक समचतुर्भुज बनाया, ठीक है ना, सही से बन जाओ भाई, ये आपका रोमबस बन गया, रोमबस। अरे रे बाबा इतना भी गजब के मत बनो, ये हमने एक रोमबस बना दिया, ठीक है बेटा। अब हमसे कहा जा रहा है कि
एक बिगड़ दूसरे बिगड़ का 65% है। परसेंटेज में बात हो रही है तो 100 मान लेते हैं बड़े वाले को। सीधा नहीं बनोगे तुम, बन जाओ बेटा, परेशान मत करो, हमको ऑलरेडी परेशान है। तो ये आपका कितना आ गया, बड़े वाले को मैं 100 मान लेती हूँ। ये जो छोटा वाला है ये 65% और बड़े वाले को 100 मान लेती हूँ, तो 100 का 65% 65 आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला बड़ा वाला बिगड़ हो जाएगा इसका। ओके, ये ए बी सी इसके वर्टेक्स मान लेती हूँ, वर्टेक्स ए बी सी डी। अब मैंने बड़े वाले बिगड़ को भुजा मान करके क्या बना दिया है बेटा, एक वर्ग बना दिया है, वर्ग। यहां से मैंने ऐसे खींच दिया, इसको ऐसे खींच दिया, टेढ़ा बन गया ना, थोड़ा थोड़ा मैं ज्यादा बड़ा बना दिया ना, छोटा सा बनाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना आप, ठीक है। ये हमने एक वर्ग बना दिया। वर्ग तो नहीं लग रहा है, ये लग रहा है आपका आयत जैसा बन गया है, बट कोई बात नहीं, काम चलाएंगे आप इसी से, वर्ग ही समझेंगे, ठीक है। ये आपकी भुजाएं आ जाएंगी सभी, वर्ग है। ये जो आपका रोम्बस है इसकी भी भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, ठीक है ना, सभी भुजाएं बराबर बराबर होती हैं, वर्ग की भी सभी भुजाएं बराबर बराबर होती हैं। तो रोम्बस का जो एरिया होता है, इसका जो एरिया होता है, एरिया ये कितना होता है, 1/2 इंटू का d1 इंटू का d2। ये जो वर्ग होता है, वर्ग, इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब मुझे लेना है इनका रेशियो। तो ये वर्ग के साथ ये वाली 100, तो ये वाली भी 100, और ये वाली भी 100, और ये वाली भी 100, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो मेरे को लेना है इनका रेशियो। तो रोम्बस, रोम्बस और स्क्वायर, एक एक चीज समझा रही हूँ मैं। एरिया 1/2 d1 इंटू d2 65 इंटू 100, रेशियो 100 इंटू का 100। यहाँ से सॉल्व करोगे 100 से 100 चला जाएगा, और 5 से काटोगे तो ये 13 बार, और 5 से काटोगे तो 20 बार, और 2 इधर जाएगा तो ये 13:20 = 40। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35,280 को भाग दिया जाए तो भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब देखो, पूर्ण वर्ग संख्या कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। तो उसके लास्ट में क्या क्या नहीं आता है, परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में, परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में क्या क्या नहीं आता है। एक तो ये 0 नहीं आता है, 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, और 4 5 6 आता है, 7 नहीं आता है, 8 नहीं आता है, ये नंबर नहीं आते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में ये नंबर नहीं आएंगे, तो बचेगा क्या, क्या क्या आएंगे, क्या क्या आ सकते हैं, 00 आ सकता है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 8 नहीं आएगा, उसके बाद 9 आ सकता है, ये आ सकते हैं, ये आएंगे, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब 5 आएगा लास्ट में तो कंडीशन उससे पहले 2 आना जरूरी है, 0 आएगा लास्ट में तो कंडीशन उससे पहले एक और 0 आना जरूरी है, समझ रहे ना। तो अब मैं इस संख्या की अगर मैं बात करूं, ये जो मेरे को 3 5 और 2 8 0 दे रखी है, मैं इसे किस संख्या से भाग करूं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मैं पहला ऑप्शन ले लेती हूँ, जैसे कि मेरे को दे रखा है 7 3 और 5 और 4, ठीक है ना, और संख्या है मेरे पास 3 5 2 और 8 0। अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करती हूँ तो 7 पन्ना 35 0, 7 चौक 28 0, एक 0 आया, परफेक्ट स्क्वायर बना नहीं बना। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करती हूँ तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, फिर आपका 2 बचेगा, 7 21, 3 छक 18, ये भी नहीं बना। अगर मैं इसे 5 से करती हूँ तो 5 7 35, ना जाने का 0, 5 25 और 3 बचेगा, 5 6 30, ये बना 7 0 5 6। किसका स्क्वायर होगा, 6 आ रहा है। अब देखो ये किसका स्क्वायर आएगा, ये आएगा आपका 6 आ रहा है, और 6 किसके लास्ट में आता है, 6 आता है या तो आपका 6 के स्क्वायर के लास्ट में, और या फिर आपका किसके में आता है, 4 के स्क्वायर के लास्ट में, ठीक है ना, 4 के स्क्वायर के लास्ट में। तो अगर मैं, ये है 7 0, अगर मैं 80 का स्क्वायर करूंगी तो 8 8 64 64, और 85 का करूंगी तो 55 25 और 8 9 72। तो ये 72 125 से छोटा है, मतलब 85 से कम आएगा, मतलब कि लास्ट में 6 भी है, तो ये 84 का होगा। किसका होगा, ये 84 का होगा। आप करके देख लो 84 का स्क्वायर। 84 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 और 8 8 8 64,
8 चौक 32, दूनी 64, एक छोड़ के ऐड करो 6, 5 10 का 0 और ये 7 आ गया 7056, 7056 84 का स्क्वायर। ऐसे आप सोच सकते हैं, ऐसे समझ रहे ना, एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर हमारा ये बन गया। तो क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन सी आ जाएगा, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप 4 से भी करोगे तब भी नहीं आएगा, ये भी गायब, ये भी गायब, ये आपका आंसर होगा, ये भी गायब। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। इससे भी करके देख लो आप, इससे करोगे तो 4 8 32 के बाद 3 बचेगा यहाँ पर, फिर 4 8 32, फिर 4 दूनी और 0 ये भी नहीं आएगा, एक 0 नहीं आ सकता लास्ट में बाबा, 2 0, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। शीशे के 6 सेंटीमीटर व्यास के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में गिराए जाते हैं जिसमें कुछ पानी होता है ताकि वे पूर्णतः डूब जाएं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है और जल स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ गया है तो बीकर में गिराए गए शीशे के गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट कर दिया मैंने, शायद, है ना, पहली क्लास में हमने करवाया है शायद ये क्वेश्चन, आई थिंक। ये हमारा एक बीकर है, बेलनाकार बीकर है, और इसमें 6 सेंटीमीटर व्यास के कुछ गोले गिराए जा रहे हैं। मान लो ये गोले गिराए जा रहे हैं, ये गोले गिराए जा रहे हैं इधर से, ठीक है ना, ये गोले गिराए जा रहे हैं। ये रेडियस है इसके, व्यास 9 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी आ जाएगी, 9/2 आ जाएगी। ये इसकी हाइट हो जाएगी, और हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट, ये हाइट है, और हाइट जल स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, मतलब हाइट 32 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, ठीक है। मान लो कि यहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ तक। अब गोले गोले इसमें गिराए जाएंगे तो हाइट बढ़ जाएगी। तो यह मान लो यहाँ तक था पहले पानी, अब गोले गिराए गए उतना ही पानी ऊपर बढ़ेगा, तो गोलों का वॉल्यूम बराबर, जितना जल स्तर बढ़ा है उतना इस बर्तन का वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लो जो भी हाइट रही होगी इसकी, उसमें 32 सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई है, तो यहाँ से यहाँ तक लेके यहाँ भी रेडियस कितनी होगी आपकी, 9/2 आ जाएगी, समझ रहे ना। तो इतना करने की जरूरत नहीं, नीचे से करेंगे हम, ठीक है। ये तो समझने वाली बातें होती है। अभी मैं यहाँ से इसको लिख देती हूँ 32। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा बीकर का वॉल्यूम बराबर गिराए गए गोलों का कुल वॉल्यूम। तो बीकर का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 9/2 इंटू 9/2 इंटू हाइट 32 बराबर गोलों का वॉल्यूम 4/3 इंटू का पाई 4/3 इंटू का पाई आर क्यू। अब आर क्या है, 6 सेंटीमीटर व्यास है गोले का, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 6/2, मतलब कि 3। तो 3 का क्यू करेंगे, मतलब कि 3 इंटू 3 27, ऐसे कर लो, ठीक है, 3 इंटू 3 कर लो। और गिराए गए गोलों की संख्या x हमने मान ली, तो x हमको निकालनी है। यहाँ से पाई से पाई आप हटा दो, फिर 3 का 9 से ये 9 उड़ा दो, उसके बाद इस 3 से ये वाला 3 उड़ा दो, 4 से 4 8 32, और 2 दूनी 4 से 4 2 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18, और ये आपका आंसर आ जाएगा। 18 गोले जो है गिराए गए होंगे उसमें। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने शायद ये क्वेश्चन करा दिया था, फिर से एक बार मैंने ऐसे रिपीट करा दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एबीसी एक संपूर्ण त्रिभुज है, इसमें एक वृत्त समाहित है, संपूर्ण वाली दो भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। अभी देखो ये हमारे पास एक संपूर्ण त्रिभुज है और इसमें हमने एक सर्कल बना रखा है। ऐसे हमने क्या बना रखा है, सर्कल। सर्कल ठीक से बन जाओ प्लीज, ये ठीक से नहीं बनते हैं ना तभी हमको अच्छा नहीं लगता है। ये सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल की जो रेडियस होती है वो क्या होती है, इसकी स्मॉल रेडियस हो जाएगी। अगर मैं परिवृत्त की त्रिज्या की बात करूं तो ऐसे ये परिवृत्त, ठीक है ना, परिवृत्त, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, एक बार और कोशिश करती हूँ मैं अच्छा बनाने की। यहाँ से ऐसे 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 फिर भी तो अच्छा नहीं बन रहा बाबा, बन जाओ प्लीज, बन जा रहे बाबा। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। अब काम चला लेना भाई। तो यहाँ से जो इसकी, ये तो स्मॉल रेडियस हो गई, जो इसकी कैपिटल रेडियस आएगी वो क्या आएगी, वो जो भी इसका ये जो हाइपोटेनियस होता है उसकी आधी होती है, ठीक है। अभी समझाऊंगी। यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, और यहाँ से ये वाली डिस्टेंस बराबर बराबर होती है। ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, और आपके ये भी कैपिटल आर, ठीक है। अब ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका बेस, और ये क्या था बेटा आपका हाइपोटेनियस। पूरा ये वाला ये क्या था आपका हाइपोटेनियस था, समझ रहे हो। तो यहाँ से जो स्मॉल आर होती है वो होती है परपेंडिकुलर प्लस का बेस माइनस का हाइपोटेनियस बट्टे 2। वैसे किसी भी फिगर में कोई भी फिगर है तो उसमें जो आपकी स्मॉल रेडियस होती है वो होती है डेल्टा बट्टे सेमी पेरीमीटर। डेल्टा क्या है, एरिया, एरिया बट्टे सेमी पेरीमीटर। कोई भी फिगर है उसमें आपकी स्मॉल रेडियस ये निकलेगी। इसमें आपके कैपिटल रेडियस की बात करूं
तो कैपिटल रेडियस कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हाइपोटेनियस का आधा, ठीक है ना। लेकिन हमसे कैपिटल नहीं पूछा है, स्मॉल पूछा है, तो स्मॉल कितना आ जाएगा। अब देखो समकोण बनाने वाली दो भुजाएं 10 और 24 है। अब मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को धर ले लेती हूँ, ठीक है ना। ये तो मैंने समझा दिया आपको, मैंने इधर ये बनाया, बना लेती हूँ इसको, और इसके अंदर मैंने एक सर्कल बना दिया है, ठीक है ना। ये इसकी क्या है, स्मॉल रेडियस। मान लो कि ये वाली साइड 10 है, ये 24 है, तो 10 24 और ये कितना आ जाएगा आपका 26। ये आपकी ट्रिपलेट होती है, ठीक है ना। ट्रिपलेट मैंने याद कराई है मेंसुरेशन में, ध्यान से सारी क्लासेस देखा करो। तो ये 10 24 26, तो यहाँ से जो स्मॉल आर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 24 प्लस का 10 माइनस का 26/2, ठीक है ना। 24 में 26 जाएंगे, -2 करेंगे तो 8/2 बराबर कितना आ जाएगा, 4। ये आपका आंसर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर स्मॉल रेडियस आ जाएगी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए बेटा, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर आपको माननी हो तो 9 मानते हैं, तो 5 अंकों के तो 5 बार लेंगे, और इसे डिवाइड करना है मुझे 468 से, तो ऐसे कर लेते हैं 468। सबसे पहले ये 2 बार चला जाएगा, ठीक है ना। 2 बार जाएगा तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 13, 4 दूनी 8 और 1 9। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 और ये 6। फिर यहाँ कुछ नहीं बचेगा, फिर ये वाला 9 ले लेते हैं, ये वाला 9 लिया, फिर ये एक ही बार जाएगा, तो 468 माइनस करेंगे 1, और यहाँ पर आपका 13 में से 6 जाएगा, तो 4 और 3 7, और यहाँ 171। फिर ये वाला 9 भी ले लेते हैं। अब ये कितनी बार चला जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार ही जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 3 बार जाएगा तो 8 तिया 24 कैरी लेंगे 2, और 6 तिया 18 और 2 20 कैरी लेंगे 2, 4 तिया 12 और 2 14। यहाँ से आपका 5 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 3 315। अगर मैं इस पूरी संख्या में से 315 माइनस कर दूं तो ये संख्या 468 से डिवाइड हो जाएगी। तो मैं 9 9 9 और 9 9 में से इसे डिवाइड कर दूं तो संख्या माइनस कर दो तो संख्या पूरी 468 से डिवाइड हो जाएगी। 9 में से 5 जाएंगे 4, 2 जगह दे रखा है, फिर 9 में से आपका 1 जाएगा तो 8, 84 एक ही में दे रखा है, ये आपका आंसर होगा 99684, 99684, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ पंक्तियों में इस तरह लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ों की संख्या समान हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उपर्युक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो अगर हमें समान संख्या में पेड़ लगाने हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या बेटा, इसका HCF। इसका HCF कितना आ जाएगा, HCF ऐसा होता है जो सभी संख्याओं को डिवाइड करता है। तो HCF लेंगे 8 आ जाएगा, सभी संख्या 8 से कट रही है, 8 या 24 और 8 7 56, 8 9 72। HCF 8 आ जाएगा, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या आएगी, पंक्तियों की जो न्यूनतम संख्या हमसे पूछी है वो आ जाएगी 24/8 प्लस का 56/8 प्लस का 72/8, ठीक है ना। एक पंक्ति में 8 पेड़ लगाए, समान संख्या में हमसे कहा जा रहा है। इस तरह लगाए जाने के लिए प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ों की संख्या समान हो, एक ही किस्म के पेड़ों की संख्या समान हो। तो 8 8 8, इसमें अगर मैं बात करूं तो 8 और 8 और 8 3 पंक्तियां बनेगी, ठीक है ना। एक ही किस्म के पेड़ हैं और 8 8 हमने लगा दिए, ठीक है ना। पेड़ों की संख्या समान, और यहाँ भी 8 8 8 8 8, ठीक है ना। एक ही पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ों की संख्या समान हो जाएगी। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी बनेगी, यहाँ पंक्तियां बनेंगी 3, 8 या 24, यहाँ पर 8 7 56 पंक्तियां बन जाएंगी, यहाँ पर 8 ने 72 पंक्तियां, मतलब 9 पंक्तियां बन जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आपकी 3 पंक्तियां, 7 पंक्तियां और 9 पंक्तियां कितनी आ जाएंगी, 19 पंक्तियां टोटल 19 पंक्तियां बनेंगी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री का मान क्या होगा, तो यहाँ पर आप लिख लो tan 15 डिग्री बराबर होता है 2 माइनस का √3, और cot 15 डिग्री बराबर होता है आपका 2 प्लस का √3। अब मुझे ये ऐड करना है तो √3 से √3 चला जाएगा, और ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, याद कर लेना, फॉर्मूला लगाने पे मत बैठ जाना, छोटी छोटी चीजें हैं। दो संख्याओं का योग 288 है और उनका महत्तम समावर्तक 16 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, ये हमसे कहा जा रहा है।
तो आपको ये पता है कि जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है, दोनों संख्याओं को डिवाइड करता है, ठीक है। और एचसीएफ आप उसको कॉमन रेशियो भी बोल सकते हैं, बड़ी हाईएस्ट कॉमन संख्या, ठीक है ना। तो अगर संख्याएं मैं ये मान लूं कि x और y है संख्याएं, तो ये वाली संख्याओं का रेशियो x और y में मान लो, तो संख्याएं क्या आ जाएंगी, संख्याएं आ जाएंगी 16x प्लस का 16y, ठीक है ना। मैंने रेशियो मान लिया संख्याओं का, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ नंबर रेशियो, ठीक है ना। इंग्लिश सही से लिख लेना, मैं तो अपने हिसाब से लिख दिया, ठीक है। संख्याओं का रेशियो आप लिखना है इसको। तो इसके बराबर में क्या लिख सकती हूँ, योग मेरे को दे रखा है 288। यहाँ से मैं x प्लस बाई, ये आ जाएगा मेरा x प्लस बाई, 16 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, बराबर 288। इसे सॉल्व करो, 16 से काटो, 16 एक 16, 8 और 4 12, 16 16 8 128, ठीक है ना। 16 8 128, ये आपका 18 बाद चला जाएगा। अगर ये 18 बाद चला जाएगा तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ, अब देखो मेरे पास x प्लस वाई बराबर 18 आया है, और जब रेशियो आया होगा तो संख्याएं प्राइम नंबर में बची होंगी, ठीक है ना, कुछ भी कॉमन नहीं होगा उसमें, क्योंकि हमने 18 16 हमने बाहर ले लिया, कॉमन नंबर तो हमने बाहर ले लिया ना सभी से। तो इसका मैं पेयर बनाऊं तो या तो इसको 1 ले सकती हूँ और इसको 17 ले सकती हूँ, ठीक है ना। इसको 1 ले सकती हूँ, इसको 17 ले सकती हूँ, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 2 लूंगी तो 16 आ जाएगा, 2 और 16 में 2 कॉमन आ जाएगा, 2 नहीं ले सकते। 3 ले सकते हैं क्या, 3 लेंगे अगर हम इसको तो हमें 15, 3 और 15 कटता है, 3 से 5 15 कटता है, 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं। फिर हम 5 अगर मैं इसको लेती हूँ तो इसमें से 13, ये 13 आ जाएगा। उसके बाद 7 ले सकती हूँ, उधर 11 आ जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं ले सकती। तो मेरे पास 3 संख्या 1 2 3, 3 संख्या बनेंगी, 3 पेयर बनेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 3 पेयर बन जाएंगे, समझ, ऐसे ही करना है आपने। चलिए, समझ में नहीं आया, नंबरिंग मैंने कर दिया, पूछ लेना। एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है और फिर 15% की वृद्धि की जाती है। सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, कई सारे तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हैं। सक्सेसिव लगा देते हैं, ठीक है ना। तो 15% की वृद्धि की गई है और 20% की कमी की गई है, तो टोटल इफेक्ट हम निकाल लेते हैं। माइनस का 15 इंटू का 20 बट्टे कितना आ जाएगा 100, ठीक है ना। तो टोटल इफेक्ट कितना पड़ा होगा, 20 से 5 5 तिया 15 और माइनस के 23, तो ये 8% का 8% कम हुई है संख्या, ठीक है ना। तो यहाँ से 8% में कह सकती हूँ कि 8% बराबर कितना है, 64 है। तो संख्या अपने आप में 100% होगी। 100% बराबर कितना आ जाएगा, 8 8 64, तो ये 800 आ जाएगी, बस बात खत्म, पैसा आ जाएगा 800 संख्या आ जाएगी आपकी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, राम कुमार ने 41,000 रुपए में 2 LED टीवी सेट खरीदे, एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है, उसका समग्र लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो देखो, पहले को 20% के लाभ पर और दूसरे को 15% की हानि पर बेचा है, तो पहले का 120%, 20% लाभ 120%, 15% की हानि, मतलब कि दूसरे के 85% के बराबर है, ऐसे कह सकते हैं। हमसे बोला गया है ना कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है, तो मैंने विक्रय मूल्य समान रख दिया। यहाँ से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से काटोगे 17 बार जाएगा, 5 से काटोगे तो 24 बार जाएगा। यहाँ से फर्स्ट और सेकंड का जो सीपी आ जाएगा वो आ जाएगा 17/24, सीपी क्रय मूल्य का रेशियो। और दोनों को 41,000 में खरीदा गया है। इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये 41 ही आ जाएगा। 41 की वैल्यू हमें दे रखी है 41,000। अगर 41 की वैल्यू 41,000 है तो ये 17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 17,000 आ जाएगी। और 24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 24,000 आ जाएगी। समझ रहे ना। अब हमसे कहा जा रहा है इसका समग्र लाभ या हानि कितनी है। इसको इसने बेचा है 20% के प्रॉफिट पर। 20% का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34, 3400 आ जाएगा, ठीक है। और इसको इसने बेचा है बेटा 15% की हानि पर, मतलब कि लॉस पर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15% कितना आ जाएगा इसका, 0, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 3600। अब ये है आपका प्रॉफिट, ये है आपका लॉस, डिफरेंस लोगे कितना आ जाएगा 200। 200 का क्या होगा, इसे लॉस होगा। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन सी आपका। अच्छा, लाभ है तो लॉस लगाना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। दो कारें अहमदाबाद से शुरू होती हैं और विपरीत दिशा में चलती हैं, जिसमें से एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। यदि वे 9 घंटे के बाद 4500 किलोमीटर की दूरी पर हैं तो दोनों कारों की चाल का योग क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। तो समझ लो पहले, जब दो कारें
एक ही डायरेक्शन में चलती है, तो मान लो कि इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आती है, रिलेटिव स्पीड, ठीक है ना, रिलेटिव स्पीड दोनों तरफ से कर देती हूँ, अपोजिट में भी बना देती हूँ, ठीक है ना। तो एक साथ समझा दूंगी। एक कार ऐसे चल रही है और दूसरी कार ऐसे चल रही है, तो इसको बोलते हैं सेम डायरेक्शन, इसको बोलते हैं हम सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में जाना, समान दिशा में। इसको बोलते हैं हम अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन। इसको भी हम अपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं और इसको भी अपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं कि एक बिंदु है, यहाँ से एक ऐसे चल रही है और एक ऐसे चल रही है, ठीक है ना। इसको भी हम अपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं। मान लो इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से जो रिलेटिव स्पीड आती है, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, अगर x ज्यादा है तो x माइनस के y, ठीक है ना। यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से x प्लस के y और यहाँ से भी x प्लस के y, ठीक है ना। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आती हूँ। मेरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है मेरा 9 घंटे के बाद 4500 किलोमीटर की दूरी पर है, एक ही बिंदु से चली है, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, 9 घंटे के बाद। तो अहमदाबाद यहाँ होगा, अहमदाबाद है ना, हाँ भैया सही से लिखो, अहमदाबाद, ये आपका अहमदाबाद हो गया। यहाँ से एक कार इधर जा रही है और एक कार आपकी इधर जा रही है, और टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, वो कितने तय कर लिए उन्होंने, 4500। टाइम कितना लगाया इनको, 9 घंटे में, ठीक है ना, 9 घंटे में। मान लो इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसकी चाल कितनी है बेटा, y किलोमीटर प्रति घंटा थी, मान लेती हूँ मैं y किलोमीटर प्रति घंटा थी, y किलोमीटर प्रति घंटा। ये 200 जो हमको दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है इसका, तो हमसे x प्लस y योग हमसे पूछा है ना, इसलिए मतलब नहीं है। हमसे कहा दोनों कारों की चाल का योग, x प्लस y बराबर कितना आ जाएगा, 4500 बट्टे 9 घंटा, 9 पंजे 45, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये चाल बराबर दूरी बट्टे समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, याद है ना, यहाँ लिख देती हूँ। स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, ठीक है। और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है आपका चाल इनटू का समय, ठीक है। यहां से कर लेना, पूरा बोर्ड भर दिया मैंने समझाने के चक्कर में। चलिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 47 है, ए बी सी बराबर 15 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कितना होगा। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3 ए बी सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस के 3, ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसे सॉल्व करें यहाँ से, तो ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस के 3, ए बी सी कितना दे रखा है 15 बराबर ए प्लस बी प्लस सी आपको 14 दे रखा है, तो 14 ब्रैकेट में 14 का स्क्वायर माइनस के 3 और ये आपको 47 दे रखा है, तो 47। ये इसे सॉल्व करो, तो यहाँ से आपका ए स्क्वायर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 15 तिया 45 प्लस का पहले कर लेती हूँ मैं 45 प्लस का कितना यहाँ से करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4 तिया 12 और 7 तिया 21, 141 ये आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। यहाँ से आपका 14 इंटू का 6 में से ये 5 बचेगा और ये आपका 5 बचेगा, 14 पंजू 70 और 11 7 77, 770 और 40 ऐड करूंगी 810, 815 है क्या, 815 ये आपका आंसर हो जाएगा, 815 ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए करेंगे आप। देखो 14 पंजू 70 और 11 7 77, इसमें आपको ये ऐड करना है, तो 5 11 का 1 हासिल का 1, 815, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ हटाते हैं इसको। एक दुकानदार किसी वस्तु को x रुपए पर अंकित करता है और उस पर 15% की छूट देता है, वह 25% वेट जोड़ने के बाद उसे 408 में बेचता है, x का मान क्या होगा। x पर अंकित करा,
इस पर 15% की छूट दी तो 85% बचा होगा इसका। फिर उसने 25% वेट भी ऐड कर दिया तो 125% कर दिया। आजकल यही होता है बेटा, छूट मिल रही है ना ध्यान से, उसके बाद टैक्स कितना लगाया जा रहा है। ऐसा ही चल रहा है आजकल भाई, हमको लगता है कि चीज सस्ते मिल रही है इतना छूट दे करके, और उसके बाद लास्ट में टैक्स लगा करके आपको वो उससे भी ज्यादा बना देते हैं। तो एक्स का मान क्या होगा ये हमसे कहा जा रहा है। सॉल्व करें, देखो 25 पंजे और 25 चौका, 17 से काटू 5 से काटू 17 बार, और 5 से काटू काटना पड़ेगा, 5 से काटू तो ये 20 बार। फिर 17 से मैं इसको काटती हूँ, 17 का 17, 17 दूनी 34 और 17 चौका 68। फिर इस वाले 5 से मैं इसे काटती हूँ, कितने बार जाएगा 4 बार। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 24 इंटू का 4 चौक 16, तो 6 चौक 24, 4 आएगा लास्ट में, और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 384। दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। देखिए, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशन कागज की लागत के रूप में 20,400 का भुगतान करता है, तो इस पुस्तकों के लिए मुद्रित लागत और रॉयल्टी के बीच अंतर क्या होगा। रॉयल्टी तो ये है भाई, बाकी इंग्लिश देखनी पड़ेगी। प्रकाशन कागज की लागत, इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर्स पेज 20,400 एज पेपर कॉस्ट। पेपर कॉस्ट है ये, ठीक है, पेपर कॉस्ट ये हमको दे रखी है 20,400 पेपर कॉस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट और रॉयल्टी कॉस्ट का अंतर हमसे पूछा है, तो प्रिंटिंग कॉस्ट ये वाली, रॉयल्टी कॉस्ट ये वाली, ठीक है ना, इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा है। तो प्रिंटिंग कॉस्ट है हमारे पास में 25% और रॉयल्टी हमारे पास में 15%, और पेपर कॉस्ट हमारे पास में ग्रीन वाला एरिया 20%। ये 20% की वैल्यू हमें दे रखी है। इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं लूंगी तो ये आ जाएगा आपका 10%, ठीक है ना। तो मैं यहाँ आती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि 20% बराबर मेरे को कितना दे रखा है 20,400 दे रखा है, तो अंतर मैंने लिया 10%। 10% बराबर कितना आ जाएगा, इसका आधा, इस इधर आधा तो इधर भी आधा, तो 10,200। ये आपका आंसर हो जाएगा बस 10,200। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ये 1952 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 122 सेकंड में पार करती है, तो 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय सेकंड में ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। देखिए बच्चा, अगर ये एक खंबे को पार कर रही है, इसका मतलब है कि अपनी लंबाई को ही पार कर रही है, अपनी लंबाई को पार कर रही है। 1952 मीटर लंबी ट्रेन है, अपनी लंबाई को पार करने में 122 सेकंड का समय लेती है। अब ये 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी इसमें ऐड हो जाएगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड कर दें इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 1952 है हमारे पास में। ऐड कर देंगे तो ये 2, 11 का 1, और ये 10 और 1 11, और ये आपका 2112, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ, थोड़ा सा नीचे लिख लेती हूँ इसको, ये कह सकती हूँ कि 1952 मीटर को पार करने में ये 122 सेकंड का समय लेती है, तो 2112 मीटर को पार करने में कितना समय लेगी, ऐसा कह सकते हैं। तो ये इसका कितना गुना है बेटा, इसका कितना गुना है, तो पहले तो ये एक बार ही जाएगा, फिर लास्ट में 2 है, 2 छक्के 12, 16 गुना आ जाएगा। ठीक है, इसका ये, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हो आप उल्टा भी लिख सकते हो यहाँ से। 122 सेकंड में ये कितना पार करती है 1952, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका 2112 मीटर पार करने में कितना समय लेगी, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ठीक है, अब आप यहाँ से कह सकते हैं कि इसका कितना गुना है 16 गुना है, तो ये किस संख्या का 16 गुना है, तो आप भाग कर दो 16 से, इसमें 16 से भाग करोगे इसमें तो एक बार जाएगा, पहले तो 16 का 16, फिर आपका 5 बचेगा, 16 3 48 और 16 दूनी 32, 132 सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा 132 सेकंड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, यदि उसका व्यय 4% कम हो जाता है और बचत 28% बढ़ जाती है, तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, ये हमसे कहा जा रहा है। जो इनकम होती है, इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर, जो भी हम खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग्स, इनकम बराबर, ठीक है ना, आय बराबर खर्चा प्लस का बचत, ये होता है। तो हमसे कहा जा रहा है कि सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, मतलब बचत अगर 100 रुपए है
तो व्यय 300 रुपए है, 200% अधिक है। इसका मतलब अगर मैं बचत को 100 रुपए मान लूं तो व्यय कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो इनकम कितनी आ जाएगी, 400 आ जाएगी। ठीक है, ये तो इसका व्यय 4% कम हो जाता है। व्यय को क्या कर दिया बेटा मैंने, कम कर दिया 4%। 4% कम कर देंगे तो 4 तिया 12 कम हो जाएगा और 288 बचेगा। हमसे कहा जा रहा है और बचत में 28% की वृद्धि हो जाती है। अगर मैं बचत में वृद्धि कर दूंगी 28% की, तो नई सेविंग कितनी आ जाएगी, 100 पे 28% की वृद्धि मतलब 128। तो नया जो हमारा इनकम होगा वो कितना आ जाएगा, नया इनकम। ठीक है, न्यू इनकम कितनी आ जाएगी, न्यू इनकम हमारी आ जाएगी 8 और 8 16, कैरी लेंगे आपका 1 आ जाएगा, 10 और 1 11, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा, 3 और 1 4, 416। हमसे कहा जा रहा है आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आय पहले 400 थी, अभी कितनी हो गई, 416। वृद्धि कितनी हुई है, 16 रुपए की। तो ये जो 16 है 400 का कितना परसेंट है, ये आपका आ जाएगा 0 से 0 4 चौक 16, 4%। 4% की वृद्धि हुई है। 4% ऑप्शन में ऐसा नहीं, तो 4% को क्या लिख सकते हैं, 4/100 करोगे तो ये आपका 0.04, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमें ऑप्शन के हिसाब से ही चीजें करनी पड़ेंगी बेटा, है ना, जैसा ऑप्शन दिया होगा हमें वैसे ही करना पड़ेगा। ये आपका 2024 एसआई का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन के हिसाब से 4% आया है, अब हाँ नहीं है ऐसे 4% नहीं लिखा हुआ है, तो फिर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर AC बराबर 26 सेंटीमीटर है और BC बराबर 20 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, इसकी ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर बराबर है। और इसको मैं A मान लेती हूँ, इसको मैं B मान लेती हूँ और इसको मैं C मान लेती हूँ। इसके मैंने हाइट डाल दी है। इसकी जो हाइट होती है वो मीडियन का भी काम करती है, हाइट का भी काम करती है, परपेंडिकुलर का भी काम करती है, एंगल बाइसेक्टर का भी काम करती है, लिख लेना। ठीक है, ये क्या है, इसकी हाइट है। हाइट जो है मीडियन का भी काम करती है, तो इस वाली साइड को बराबर बराबर भी बांटती है। ठीक है, तो मान लो कि ये पूरी जो साइड है ए है हमारी। ठीक है, पूरी साइड क्या है, ए है, क्योंकि पूरी साइड अपनी बी हो जाएगी और ये पूरी साइड अपनी क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। ठीक है ना, लेकिन दोनों साइड बराबर बराबर है तो ये भी बी और ये भी इसको भी कर देंगे। बराबर बराबर है ना बेटा, बराबर बराबर है तो बराबर बी कर देंगे, इसको भी, ये भी अपनी बी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसका जो एरिया होता है ये ए है। अब क्योंकि मीडियन का भी काम करते हैं, A/2 और A/2। अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया तो किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब बेस का आधा हमने पहले ही कर दिया है, तो एरिया क्या आ जाएगा यहाँ से, ये वाला हाइट इंटू का A/2। रटना नहीं है बेस। अब देखो इसको भी लिखोगे, ऐसे लिखोगे इसको 1/2 इंटू का हाइट इंटू का बेस। तो यहाँ आ गया हाइट इंटू बेस का आधा, बेस क्या हमारा ए, यही आ गया ना। रटना नहीं है, बिल्कुल भी कोई चीज नहीं रटनी है। अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा a प्लस का 2b। आ जाओ भाई, a प्लस का 2b। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हमसे इसका एरिया पूछा है, एरिया। ठीक है ना, एरिया पूछा है। बना दूं मैं ट्रायंगल, बना ले दूसरा, इसको हटाती हूँ, इधर बना लेती हूँ। ये मैंने ट्रायंगल बना लिया बेटा। अब देखो मैं इसे हाइट बना लेती हूँ। मेरे से कहा जा रहा है कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर सी, ये दोनों साइड बराबर बराबर है, ए बी बराबर ए सी। और ये मेरे को 26 दे रखी है, ये भी 26, ये भी 26, एक ही ले लेते हैं। और बी से 20 है, ये वाली साइड पूरी मेरे को 20 दे रखी है। अगर ये पूरी 20 है तो ये वाली 10 होगी। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक 10। और अगर ये 10 है और हाइट जो है इसका परपेंडिकुलर का भी काम करती है, तो ये वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो ट्रिपलेट लगेगी और 26 और 10 ये कितना आ जाएगा, 24। हाइट कितनी आ जाएगी, 24। ये ट्रिपलेट होती है 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर। एरिया क्या होगा, हाइट इंटू का बेस का आधा, ये वाला। तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा 24 इंटू का 10 बराबर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 240। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको मैं अच्छे से समझा पाई होंगी। आज की क्लास कोशिश कर लेना समझने की। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो नंबरिंग मैंने कर रखी है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है ना, चलिए मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, खूब सारा मन लगा के पढ़ते रहना। ठीक है, चलिए।